आज का सेशन त्रिभुज की प्रैक्टिस ओरिएंटेड है। अब यह प्रैक्टिस क्यों जरूरी है? क्योंकि हमें एग्जाम में सवाल ही फेस करने होते हैं। इस प्रैक्टिस में आपको क्या मिलेगा? इस प्रैक्टिस में कंप्लीट त्रिभुज का जो ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट है वो कवर होता दिखेगा। कितने मार्क्स एग्जाम में मिल सकते हैं? लगभग 2 मार्क्स, या 2 मार्क्स नहीं, 2 सवाल कम से कम आपके एग्जाम में आपको दिख सकते हैं। और इसका उपयोग बहुत सारा रहता है, सर्कल के साथ रहता है, अलग अलग जगहों पे उपयोग होता है। अभी तो हम जो पढ़ा रहे हैं, जो बताने चल रहे हैं, आपको ज्योमेट्री पर आधारित बताने जा रहे हैं। लेकिन जब एक प्रैक्टिस और हम इसकी करेंगे तो मेंसुरेशन के बेस करेंगे, जहां पर पेरीमीटर और क्षेत्रफल भी समझाया जाएगा, उसका भी उपयोग किया जाएगा। तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल हो जाएगा। बहुत जरूरी है कि इस सेशन को आप ध्यान से देखिए, हर एक सवाल को प्रॉपर करिए। और हम जैसे जैसे एग्जाम की रिक्वायरमेंट है, जो एक्चुअल एग्जाम की थीम है, उसी के बिहाफ पर हम आपको कवर करते हुए लेकर चल रहे हैं, जिससे एग्जाम की कनेक्टिविटी लगातार आपके साथ बनी रहे। विश्वास मानिए, सब बहुत वैल्यूएबल है। सेशन को, प्रत्येक सेशन को जुड़िए, अच्छे से देखिए, प्रॉपर पढ़िए, हर एक का नोट्स बनाइए, और ये सब आपके बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए। मैं आज के सेशन में ट्रायंगल अर्थात त्रिभुज, ध्यान से देखिएगा, पूरी थीम क्लियर हो जाएगी। ट्रायंगल अर्थात त्रिभुज की हम लोग प्रैक्टिस क्लास करने जा रहे हैं, बट ये 2 भाग में होगा। एक ज्योमेट्री वाला है, जिसमें हम ज्यामिति पर रिलेटेड, अर्थात हम यहाँ पर भुजाओं में, कोणों में जो अलग अलग रिलेशंस बन सकते हैं, उन रिलेशंस पर बिहाफ सवालों को फेस करेंगे। फिर इसके बाद हम लोग जब इसके एरिया पेरीमीटर अर्थात के मेंसुरेशनल यूज में आएंगे, तो उसके सवालों को फिर करेंगे। मैं यहाँ पर इस सेशन को क्वेश्चन ओरिएंटेड रखूंगा, लेकिन ये मत सोचिए केवल क्वेश्चन ओरिएंटेड रहेगा। जो जो चीजें आपने पढ़ रखी है या नहीं पढ़ी है, वो आपको रिवाइज हो जाएगा। हर एक सवाल में एक थीम रहेगी, जो त्रिभुज के रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटी है, छोटी छोटी बातें, वो आपको समझाएगी, उसको कवर करती जाएगी। कुछ इनिशियल बातें जान लेना हमारे लिए बहुत जरूरी है। जैसे क्या, अगर जब भी हम एक ट्रायंगल अर्थात त्रिभुज को फेस करते हैं, जब भी एक ट्रायंगल मतलब त्रिभुज को फेस करते हैं, तो कुछ विशेष बातें हमारे पास उनसे रिलेटेड रहनी चाहिए, जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, जो जरूरी है। जैसे क्या, सबसे पहली चीज, अगर कोई फिगर हमारा ट्रायंगल है, बस थोड़ा सा 2 मिनट आप एक बार रिवीजन कर लीजिएगा हल्का सा। अगर हमारा कोई फिगर त्रिभुज है, जिसका नाम मान लीजिए हमने ऐसे पॉइंट किया और इस तरह से हमने फिगर का निर्माण किया। फिगर के निर्माण में सबसे सहायक, सबसे इनिशियल चीज होती है पॉइंट, जिन पॉइंट की मदद से ही फिगर का निर्माण पॉसिबल हो पाता है। अर्थात अगर इस त्रिभुज को आपने बनाया है, तो हमारे पास वर्टेक्स सबसे पहले आए। वर्टेक्स को अंग्रेजी में वर्टेक्स ही कहते हैं, हिंदी में हम इसको शीर्ष बिंदु कहते हैं। बिना इसके किसी भी आकृति का बनना संभव नहीं होता है। तो आपने देखा कि 3 शीर्ष बिंदु ए, बी और सी नजर आए, करेक्ट है। इन तीनों को मिलाने से ही इस त्रिभुज एबीसी का निर्माण हुआ, जिसको हम लोग ऐसे प्रेजेंट कर सकते हैं। तो निश्चित तौर पर इन 3 शीर्ष बिंदुओं से हमने 3 भुजाओं को ऑब्जर्व किया होगा, जो साइड्स आपकी कहलाएंगी, अर्थात भुजा कहलाएंगी। और साइड्स कौन कौन बनकर आई? एक तो साइड आपकी ए बी बनकर आएगी, एक बीसी बनकर आएगी और ए सी बनकर आएगी। आपने तीनों भुजाओं को ऑब्जर्व किया। इसी प्रकार से 3 कोण हमारे पास नजर आए, एंगल जिसको आप लोग कह सकते हैं, क्योंकि भुजाओं को मिलाने से ही कोण का निर्माण होता है। एंगल ए बनकर आया, एंगल बी बनकर आया, एंगल सी बनकर आया। आप किसी भी एक एंगल को कुछ इस प्रकार से एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे मुझे ए को बताना है, आपको सामने से प्रेजेंट करना है, तो मैं ए को लिख सकता हूं एंगल, क्या लिख सकता हूं? बी ए सी। मैं एंगल इसको बी ए सी लिख सकता हूं, और साथ साथ इसको मैं लिख सकता हूं एंगल सी ए बी। मतलब बीच में हमारा ए रहना चाहिए, यही हमारी प्रायोरिटी है। त्रिभुज कैसा भी बनेगा, किसी भी प्रकार का बनेगा, समबाहु, विषमबाहु, समद्विबाहु, समकोणी, अधिक कोणी, न्यून कोणी, कुछ भी किसी प्रकार का बनेगा, किसी त्रिभुज के तीनों, जो हमारे पास तीनों अंतः कोणों का योग, अंतः कोणों का योग, किसी त्रिभुज की बात मैं कर रहा हूं, हमेशा 180 अंश होता है। मतलब आप अगर जैसे किसी त्रिभुज का निर्माण कर रहे हैं, तो जो उनके इंटीरियर एंगल्स हैं, जो अंतः कोण जिनको आप लोग कह सकते हैं, लाइक अगर हमारे पास यह ए है, फिर यह बी है, फिर यह सी है, अब आप इन तीनों को जोड़कर देखिए, तो लिख सकता हूं कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बिकम 180 डिग्री। मतलब ये तीनों जोड़ करके कितने हो जाएंगे? 180 हो जाएंगे। अगर कोई भी त्रिभुज बनेगा, उसके प्रत्येक अंतः कोणों का जोड़ 180 बनेगा। साथ साथ प्रत्येक बाह्य कोणों का योग, प्रत्येक बाह्य कोणों, प्रत्येक बाह्य कोणों का योग, और ये प्रत्येक बाह्य कोणों के योग को आपको एकदम बर्बल तैयार करना है, कहीं भी अप्लाइड हो सकता है। वो 360 डिग्री होता है। ये क्या होता है बाह्य कोण, इसको जान लीजिएगा। जैसे अगर मान लीजिए मैंने इस त्रिभुज को सोचा, यहां मान लीजिए मैंने 50 डिग्री बनाया, यहां 70 डिग्री बनाया, तो यहां 60 बनेगा ऑटोमेटिकली, क्योंकि त्रिभुज का नियम ही होता है कि सभी अंतः कोणों का जोड़ 180 हो जाए। बाह्य कोण कुछ ऐसा होता है, किसी भी प्रत्येक भुजा को अगर हम ऐसे बाह्यता बढ़ाएं, जैसे इसको बढ़ा दिया, तो निश्चित तौर पर एक और कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। कोई भी अगर रेखा है, उस पर एक बिंदु है, कोई भी पॉइंट उस पर हम ऑब्जर्व करें,
एक रेखा इससे पास कराएं तो इन दोनों कोणों का जोड़ 180 होता है। मतलब अगर ये 50 है तो निश्चित तौर पर यह 130 होगा, 150 180 हो जाएगा, 120 होगा और उसी प्रकार से यह आपका 110 होगा। अगर हम इन तीनों को जोड़ेंगे तो कुल मिला के 360 होगा। और ये किसी भी ऐसे जो पॉलीगन्स होते हैं जो 3 भुजाएं या उससे अधिक होते हैं उन सब में अप्लाइड होता है। एक चीज और जान लेना हमारे लिए बहुत जरूरी होता है कि अगर कोई भी त्रिभुज बनेगा तो उसमें अगर एक कोण हमारा ये बहिष्कोण है, देख रहे ना बहिष्कोण, अगर हम इसको ए मान लें या हम इसको पी मान लें या जो मर्जी आप मान सकते हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। जो बहिष्कोण मतलब एक्सटीरियर एंगल होता है अपने विपरीत अंतः कोणों के जोड़ के बराबर होता है। देखिए 70 50 120। इसी प्रकार से अगर यह 130 है तो 60 70 130। इसी प्रकार से 110 है तो 50 60 110। जो बहिष्कोण होता है अपने विपरीत अंतः कोणों के जोड़ के बराबर होता है। इसकी जानकारी आपको इतनी विशेष तौर पर होनी चाहिए। ये जानकारी अगर रहेगी तो हम आपको आगे रिलेट भी कर सकेंगे हर सवाल में। जो आप अभी कमेंट करेंगे मुझे आंसर सबका, तो उन सवालों में आप सभी का आंसर भी हमें देते चलेंगे। तो आइए देर ना करते हुए मैं आपको लेकर चलता हूं सीधा सवालों पर। सभी लोग अपना ध्यान अब सवालों पर लगाएं और एक एक सवाल का उत्तर हमें देते जाएं और अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करें, अपनी अवेयरनेस जानकारियां हमें दें। आइए सबसे पहले आता है उसी कंडीशन पर जो अभी हमने पढ़ा। लिखा है त्रिभुज में अंतः कोणों का अनुपात 5:6:7 है। तो सबसे बड़े कोण का मान आपसे पूछा गया कि विच वन द लार्जेस्ट एंगल इन द गिवन ट्रायंगल। अगर कोई भी त्रिभुज होगा, त्रिभुज के सभी अंतः कोणों का योग, त्रिभुज के सभी अंतः कोणों का योग क्या होता है बताइए, 180 अंश होता है। और अगर हमें किसी चीज का जोड़ दिया है 180 जैसे दिया है और उनका रेशियो दिया है, जिनका एडिशन है उनका रेशियो है दैट इज 5:6:7, मतलब उनके अंतः कोणों में अनुपात दिया है और साथ साथ उनका योग दिया है। तो आप प्रत्येक की वैल्यू को निर्धारित कर सकते हैं कैसे, जिस चीज का हमें योग दिया है उस चीज का रेशियो भी दिया है, तो जिस प्रकार से मान है उसी प्रकार से अनुपातों को कन्वर्ट करिए, तीनों को जोड़ दीजिए। जोड़ेंगे 6 5 11 7 18 आएगा। 18 हमने क्यों जोड़ा, क्योंकि यहां जोड़ दिया था। अगर यहां अंतर दिया होता या किसी का मान दिया होता तो उसी हिसाब से निर्धारित करते। तो मैं कहूंगा कि 18 बराबर 180 है तो 1 बराबर आपका 10 हो जाएगा। 1 बराबर 10 हो गया। सबसे बड़ा कोण किस अनुपातिक टर्म से रिलेट करेगा, 7 से, तो 7 बराबर 70 डिग्री हो जाएगा। तो इस सवाल का राइट सोल्यूशन 70 डिग्री जो आपको सी विकल्प में दिया है करेक्ट आंसर बन जाएगा। सभी लोग नोट कर सकते हैं। क्लियर हुई बातें। आपसे कुछ और भी पूछ सकता है, जैसे सबसे बड़े कोण सबसे छोटे कोण के बीच अंतर बता दो। तो अंतर देखिए, सबसे बड़ा 7 है, सबसे छोटा 5 है, 7 5 का अंतर 2 होता है, 2 का मान 20 हो जाएगा। तो इस प्रकार से कुछ भी पूछा जा सकता है, आप बस तैयार रहो, इस प्रकार से तुलना करते रहें जिससे कि गलतियां ना होने पाए, आप सारी चीजों को समझ पा रहे होंगे और क्लियर कर पा रहे होंगे। बोलिए सही है बातें। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। एक त्रिभुज हमारे पास PQR है, त्रिभुज का नाम PQR है, जिसमें भुजाएं हमारे पास PQ QR तथा PR की लंबाइयां 3 4 और 5 के अनुपात में है। इनका परिमाप, दरअसल परिमाप तो पार्ट है मेंसुरेशन का, बट जाने रहिए परिमाप किसी भी त्रिभुज की सभी भुजाओं का योग होता है। सभी भुजाओं का क्या होता है, योग होता है। कोई भी त्रिभुज होगा उसकी सभी भुजाओं का योग परिमाप है। मतलब अगर हमारे पास त्रिभुज जैसे इस तरह से है जो PQR आपको दिया है, लाइक दिस इज PQR ना, यही तो त्रिभुज है। तो इसकी प्रत्येक भुजाएं हमारे पास PQ है प्लस QR है प्लस PR है, ठीक है, बराबर आपको परिमाप लिख करके दिया है कितना बताएं, 120। अब इसने हमसे एक बात और कहा है, क्या इनकी भुजाओं में 3 4 और 5 का अनुपात है। देखकर बता सकते हो कि आप त्रिभुज कैसा है, क्या कोई बता पाएगा। अगर भुजाएं 3 4 5 के अनुपात में है तो उस त्रिभुज का नाम हम लिख सकते हैं कुछ। यस बिल्कुल लिख सकते हैं, यह समकोणी होगा। बोलिए क्यों। हालांकि इससे हमसे मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी जान लीजिए समकोणी है। ऐसा क्यों, क्योंकि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा। चेक कर लीजिए आप, 5 का वर्ग 25 होता है, 4 का 16, 3 का 9, 16 9 25, करेक्ट है। फिलहाल आइए, हमें इन भुजाओं का रेशियो दे रखा है। क्या रेशियो दिया है, PQ इस टू QR, जैसे सीक्वेंस है उसी प्रकार से लीजिएगा, इस टू PR बराबर 3:4:5, 3 और 4 और 5 का रेशियो है। करेक्ट है, यस बिल्कुल है। ऐसे में हमें अगर इन सभी भुजाओं का योग दिया है और इन भुजाओं का अनुपात दिया है तो अनुपाती पदों को जोड़े, 4 3 7 5 12 कर दीजिए। 12 बराबर आप क्या लिख सकते हैं पता है, 120। 12 बराबर 120, तो 1 बराबर आपका 10 हो जाएगा। अब आपसे पूछा क्या है, तो भुजा BC। अब यहां भुजा BC दरअसल पिछले से इन्फ्लुएंस्ड है, हम उस BC को BC ना मान करके QR कर दे, बस इतना कर दीजिए।
दरअसल वो इसी को, जैसे एबीसी होता तो बीसी पूछ रहा है, उसी की सीक्वेंस में क्यूआर पूछ लिया है। ये दरअसल आपकी भुजा क्यूआर है, दैट इज नॉट बीसी, दैट इज क्यूआर। कहां बीसी आएगा बताइए? तो बीसी अर्थात क्यूआर का मान हमारे पास हमको इस रेशियो टर्म 4 से कनेक्ट होगा, तो 4 बराबर आपका 40 हो जाएगा, दैट इज क्यूआर। तो क्यूआर की लेंथ आपकी 40 है, जो डी विकल्प में, डी ऑप्शन में आपके सामने है। प्लीज सभी लोग उतारे, कंफर्म करें और अपडेट करें, बताएं हमें क्लियर हो रहा है कि नहीं। इस तरह से सेकंड क्वेश्चन आपका डन होता है। कहीं भी अगर मन में कंफ्यूजन, डाउट होगी तो प्लीज हमें बताते चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके सामने, लिखा क्या है पढ़िएगा। किसी समकोण त्रिभुज, बात समकोण की आती है, समकोण मतलब एक कोण 90 डिग्री होता है, पाइथागोरस का नियम काम करता है। जैसे अगर आप समकोण की जब जब बात करोगे, मेरे मन में तुरंत पाइथागोरस जी आ जाएंगे। मेरे मन में इस प्रकार से देखिए एक त्रिभुज क्रिएट हो जाएगा, एक 90 आ जाएगा, उसके सामने कर्ण आ जाएगा, कर्ण मतलब हाइपोटेन्यूज, एक कोण रहेगा थीटा, उसके सामने आपका लंब रहेगा, लंब मतलब परपेंडिकुलर, और एक बेस मतलब आधार रहेगा। इतनी बातें हमको पता चल जाती है, और पाइथागोरस जी के अनुसार जो कर्ण का स्क्वायर होगा लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। इतना सब कुछ जैसे चलने लगता है दिमाग में, आपके भी चलने लगा होगा। इसने कहा एक समकोण त्रिभुज में समकोण को छोड़कर 90 डिग्री को छोड़कर शेष कोणों में से एक कोण दूसरे कोण से 10 डिग्री अधिक है, तो कोण का मान बता दो कितना होगा। एक बात मुझे बताइए, अगर ये हमारा समकोण त्रिभुज है, एक कोण 90 डिग्री है कि नहीं? बिल्कुल है। हम त्रिभुज का नाम भी लिख देते हैं आपके सामने, आपको दिख भी रहा होगा, एबीसी दिखा, यस। मुझे एक बात बताइए, अगर ये त्रिभुज है जिसमें इसको अगर हम छोड़ दें, इन दोनों कोणों अर्थात कोण ए और कोण सी, कोण ए प्लस कोण सी, ये जुड़कर बोलिए कितना होगा? ए भी तो 90 ही होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि त्रिभुज में सभी अंतः कोणों का जोड़ 180 अंश होता है। अगर सब 180 होता, उसमें से 90 निकाल दिया, तो इन दोनों का जोड़ कितना होगा? 90 ही तो होगा, बिल्कुल 90 होगा। सवाल कहता है कि अभी दोनों कोणों की बात हम कर रहे हैं जिनका जोड़ आपका 90 डिग्री हमारे सामने आ चुका है। क्वेश्चन कहता है यदि एक कोण दूसरे कोण से 10 डिग्री ज्यादा है, मतलब अगर यह थीटा है तो दूसरा क्या है? थीटा प्लस 10 है। दोनों कोणों का जो रिलेशंस है, जो उनके बीच डिफरेंस है 10 डिग्री का, एक 10 डिग्री ज्यादा है, दूसरा 10 डिग्री कम होगा पक्का। यहां बहुत इंपॉर्टेंट होता है पूछा कौन गया है। फिलहाल अभी फिलहाल निकालिए, इनको जोड़िए, जोड़िए कितना होगा? जोड़िए और बराबर करिए 90 के, मतलब 2 थीटा प्लस 10 इज इक्वल टू 90, मतलब थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाए? क्या शॉर्ट में लिख दूं? हाँ बिल्कुल, 10 घटाएं 80 और 2 से भाग करें 40, मतलब छोटा कोण 40 है तो अगला कोण 50 होगा। अब कौन क्या पूछा हमसे? विकल्प तो दोनों दिया होगा, 40 भी दिया है, 50 भी। आप क्या लगाओगे? इसके लिए वर्डिंग्स पढ़नी पड़ेगी, सवाल की थीम समझनी होगी, सवाल क्या डिमांड कर रहा है हमसे। सवाल कह रहा है कि एक कोण दूसरे कोण से 10 डिग्री ज्यादा है, तो कोण का मतलब जो ज्यादा है उसकी वैल्यू पूछ रहा है। एक कोण दूसरे कोण से 10 डिग्री ज्यादा है, जैसे मैं कह रहा हूं मैं आपसे 10 रुपए ज्यादा, तो बताओ मेरे पास क्या है, तो मतलब जो ज्यादा है उसकी बात पूछा जा रहा है, 50 डिग्री। तो हमको इसके लिए सही उत्तर सी विकल्प देना होगा 50। अगर गलती से हमने 40 लगा दिया तो हमारा उत्तर गलत हो जाएगा। तो इस तीसरे सवाल का राइट सोल्यूशन आप लोग लगाएंगे कितना बताइए? यहां पर 50 डिग्री इसके लिए करेक्ट आंसर होगा। आप सभी लोग प्लीज आंसर कर लीजिएगा, ठीक है, यस। अगला देखिएगा, सवाल क्या कहता है? समद्विबाहु समकोण त्रिभुज की समान भुजाएं, समद्विबाहु समकोण, आइसोसेलेस राइट एंगल, मतलब दो कंडीशंस है इस त्रिभुज में। एक तो समद्विबाहु हो मतलब दो भुजाएं समान हो, दूसरा राइट एंगल हो मतलब समकोण हो, लाइक दिस। ए है, देखिए ए, मतलब एक चीज देखिए ध्यान से, ए अगर इस भुजा के बराबर है तो यह आइसोसेलेस है, मतलब दो भुजाएं अगर किसी भी त्रिभुज में बराबर होती हैं तो आइसोसेलेस होता है, मतलब समद्विबाहु होता है। साथ साथ समकोण हो, तो कभी भी अगर हमारा कोई त्रिभुज समद्विबाहु के साथ समकोण होगा तो 90 डिग्री हमेशा समान भुजाओं के बीच ही बनेगा। ये श्योर है, क्योंकि जो सामने वाली भुजा होगी 90 के अनुसार सबसे बड़ी भुजा होगी। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज की समान भुजाएं, ये 5 है और ये भी 5 होगा। कहता है कि तो त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा का मान, अर्थात यही हमसे पूछ रहा, सबसे बड़ी भुजा किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण ही होती है। कौन होती है? कर्ण होती है। अगर कोई त्रिभुज हमारा 90 डिग्री का कोण कंटेन कर रहा है, वो समकोण है, तो उसकी सबसे बड़ी भुजा उस 90 के सामने की होती है। अभी जैसे पीछे हम डिस्कस कर रहे थे, अगर हमारा एक त्रिभुज ऐसे होता, ये समकोण है, अगर इसका नाम एबीसी है, अगर यहां 90 है, 90 के सामने कर्ण है, तो निश्चित तौर पर मैं लिख सकता हूं कि AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। लिखा जा सकता है कि नहीं? बिल्कुल लिखा जा सकता है। उसी के बिहाफ पर 90 के सामने BC है, तो मैं लिख दूं BC स्क्वायर
इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, अर्थात इन दोनों के वर्गों के योग के बराबर इसका वर्ग होगा। अब इसका वर्ग हमको पता करना है, दैट मींस वी नीड टू फाइंड द BC। BC इज इक्वल टू अंडर रूट AC स्क्वायर 5 का वर्ग प्लस 5 का वर्ग, ठीक है। 25 25 50 होता है, तो BC बराबर अंडर रूट 50 है। 50 का वर्गमूल करेंगे तो क्या होगा बताएं, 5 गुणे 5 गुणे 2, तो 5 रूट 2 है, ठीक है। 5 रूट 2 सेंटीमीटर है, यही सबसे बड़ी भुजा होगी जो आपको देखिए विकल्प बी में दिया है। तो बी इज द राइट सोल्यूशन। 5 रूट 2 सेंटीमीटर चौथे सवाल का राइट सोल्यूशन आपके सामने है। सभी लोग हमें कंफर्म भी कर दें कि अगर आपको कोई डाउट किसी तरह का बन रहा हो और ऐसे सवालों के लिए तैयार रहिए एग्जाम में, ठीक है। तो आपको मिलेगा इनमें से इस तरह के सवाल और ऐसे सवालों पर आपका फोकस बना रहना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही शानदार है और पूछे जाने वाला सवाल है। और अगर आपको याद होगा, चलिए अभी तो फिलहाल ये नहीं है, लेकिन एक सवाल अभी ELT का पेपर हुआ था, आपने देखा होगा, उसमें क्वेश्चन आया था कि एक त्रिभुज की सभी भुजाओं के मध्य बिंदुओं को जोड़ने से बनने वाला त्रिभुज मेन त्रिभुज के साथ उसका संबंध पूछा था, कैसे होगा। ये हमको समझना पड़ेगा, इस तरह के सवालों पर अपना फोकस बनाना होगा। एक त्रिभुज हमारा ABC है, क्या है मुझे नहीं पता है, में भुजा BC का मध्यबिंदु D है, भुजा जो BC है उसका मध्यबिंदु D है, रेखाखंड AD का मध्यबिंदु E है, तो निम्न में कौन सा कथन सत्य है। बहुत ही शानदार अप्रोच है, मैं आपको इसके लिए थोड़ा सा थीम समझाऊंगा, बहुत ध्यान से इसको समझने की कोशिश करिएगा, क्लियर करिएगा। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर मेरे पास कोई त्रिभुज है, त्रिभुज का नाम सपोज करिए ABC है, क्लियर है, ABC है। किसी भी त्रिभुज की किसी भी दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को जोड़ने से अगर एक हमारे पास भुजा DE बनती है, बात समझना क्या होगा। मैंने आपको क्या बताया कि जैसे अगर हमने ऐसे एक सेकंड पहले इसको छोड़ दीजिए, जैसे बता रहा हूं उसको सुनिए, ठीक है। अगर हमने कहा किसी त्रिभुज की किसी एक भुजा के मध्य बिंदु को हम किसी से ज्वाइन करते हैं, तो हमारा जो त्रिभुज होता है ना, वो त्रिभुज दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। अब ये पार्ट्स क्या है, इसको समझने के लिए पहले क्वेश्चन की एक बार थीम फिर से सुनिएगा। किसी त्रिभुज के BC का मध्यबिंदु D है तथा रेखा एक AD का मध्यबिंदु E है, तो त्रिभुज निम्न में कौन सा कथन सत्य है। तो इसके लिए जैसे बता रहा हूं ऐसे सुनिए। जैसे थीम जो है कुछ इस प्रकार से बन रही है कि हमारे पास कोई त्रिभुज था ABC, उसकी एक भुजा अगर सपोज करिए BC था, उस पर एक बिंदु हमने D लिया। इस रेखाखंड BC का ये मध्य बिंदु है, तो इस रेखा BC का मध्य बिंदु है, तो यहां से एक रेखाखंड हमारा AD बन रहा है। तो AD क्या करेगा, AD इस त्रिभुज को दो बराबर भागों में विभाजित कर देगा। सो वी कैन राइट हियर, अगर यहां पर दिस इज द मिड पॉइंट ऑफ द BC का अगर ये मध्य बिंदु है, तो यू कैन राइट हियर AD इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं, वी कैन राइट हियर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD इज इक्वल टू 1/2 एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। कंप्लीट त्रिभुज का आधा क्षेत्रफल होगा, मतलब ये आधे में बढ़ जाएगा। अब सुनिए, अब इसके अलावा अगर हम फिर से कह दें क्या कि अगर हमारे पास ये जो रेखाखंड AD आया, इसका एक मध्य बिंदु यहां पर सपोज करिए E है, क्या है, E है, और हमने यहां से एक लाइन ज्वाइन किया, दैट इज BE। तो यहां से क्या होगा, ये जो हमारा त्रिभुज अभी बना है, ये क्या बनेगा पता है। इस सुनिए ध्यान से, पहले देखिए जो हमारा जो ये त्रिभुज था ABD, दैट वाज द हाफ ऑफ ABC का आधा था। अभी हमने क्या किया, AD को के मध्य बिंदु को B से ज्वाइन किया, बी गेट अनदर लेंथ हियर अगेन हमारे पास मिला। तो जो हमने देखा कि अगर हमने किसी भुजा के आधे को विपरीत शीर्ष बिंदु से मिलाया, तो हमारे त्रिभुज आधे आधे में बढ़ जाता है। अब जो आधा त्रिभुज है उसमें भी भुजा को हमने आधे पे जाके ज्वाइन किया, तो मैं ऑल्सो लिख के राइट हियर एरिया ऑफ ट्रायंगल, अगर जैसे मान लीजिए इस त्रिभुज को हम कंसीडर करें, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल BED इज इक्वल टू हाफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD। मतलब अब इस त्रिभुज का पार्ट हो जाएगा ना, इस त्रिभुज का पार्ट हो जाएगा। और आपको पता है यह त्रिभुज क्या है, आपको पता है यह जो त्रिभुज है यह इसकी आधी है, तो यहां पर लिख सकते हैं 1/2 एरिया ऑफ 1/2 एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। मतलब वी कैन राइट हियर कि एरिया ऑफ ट्रायंगल BED, एरिया ऑफ ट्रायंगल BED इज इक्वल टू 1/4 एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। दैट मींस हुआ क्या है पता है, पहले तो त्रिभुज आधा हुआ,
फिर आधे का आधा हुआ। अगर आधे का आधा होगा तो पूरे का एक चौथाई नहीं होगा, बिल्कुल होगा। अगर इस पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल 16 था, इस पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल मान लो 16 था, तो ये पार्ट 8 हो गया और 8 का आधा 4 हो गया, तो 4 16 का एक चौथाई नहीं होगा, बिल्कुल होगा। जो सवाल आपका बना था यही था कि हमारे पास एक त्रिभुज था जिसका नाम एबीसी है, त्रिभुज है जिसका नाम एबीसी है। हमने बीसी के मध्य बिंदु पर एक बिंदु डी लिया, ए से ज्वाइन किया, सो हमारे पास एक जो रेखाखंड एडी बनी उसका मिड पॉइंट लिया, बी से ज्वाइन किया, ए ई पर जाकर मीट किया। अब सवाल यही हमसे कह रहा है कि जो ए पार्ट है, दिस पार्ट, इस पार्ट दैट मींस इसके एरिया ऑफ ट्रायंगल बीईडी को अगर हमें कंपेयर करना है एबीसी से, देखिए सब एबीसी हैं, तो एबीसी से इसका रिलेशन क्या है, तो मैंने वही बताया दैट विल बी 1/4 एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। एबीसी के क्षेत्रफल का एक चौथाई हो जाएगा। सो सी विकल्प इज द राइट सोल्यूशन, ए इसके लिए करेक्ट हल होगा। सी ऑप्शन आप सभी लोग सही उत्तर के रूप में लगा सकते हैं, कंफर्म कर लीजिए, सही आंसर आपका बनकर आ रहा है। क्लियर है? यस, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आया जाए, 5वां डन होता है। देन आफ्टर नेक्स्ट क्वेश्चन हम छठे पर आते हैं। छठा सवाल देखिए क्या है, त्रिभुज के तीनों शीर्ष लंबों के संगामी बिंदु त्रिभुज का होता है, क्या होता है समझिएगा। यस, हाँ, कोई बात नहीं। द पॉइंट ऑफ सरकमफेरेंस होता है ऑफ द 3 एल्टीट्यूड ऑफ द ट्रायंगल्स इज व्हाट। मतलब इसको समझिए क्या होता है। एक्चुअली मैं आपको इसका एक थीम बताता हूं। त्रिभुज के तीनों शीर्ष लंबों, शीर्ष लंब मतलब एल्टीट्यूड कहलाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल जानिए शीर्ष लंब क्या है। हम एक ऐसा त्रिभुज बना रहे हैं, समझते चलिएगा। कोई भी त्रिभुज आप किसी कैटेगरी का बना लो, कोई भी नाम हो, नाम से फर्क नहीं पड़ता है, उसके काम से फर्क पड़ता है ना, उसके बिहेवियर से फर्क पड़ता है। ये त्रिभुज है हमारा, त्रिभुज के तीनों शीर्ष लंबों, व्हाट अबाउट शीर्ष लंब। शीर्ष लंब मतलब एल्टीट्यूड, शीर्ष लंब मतलब परपेंडिकुलर लेंथ। कहां शीर्ष लंब बनेगी, इससे इस पर समकोण बनाए तो शीर्ष लंब है, इससे इस पर समकोण बनाए तो शीर्ष लंब है। मान लीजिए यहां पर डी पे मीट किया, यहां पर ई पे मीट किया, इससे इस पर समकोण बनाए तो शीर्ष लंब है। मतलब सबसे पहली चीज तो आपको यह पता होना चाहिए कि शीर्ष लंब है क्या। शीर्ष लंब क्या है, किसी त्रिभुज के किसी शीर्ष बिंदु से उसकी विपरीत भुजा पर समकोण बनाने वाली रेखा, मतलब उस शीर्ष बिंदु से इस भुजा की दूरी ही क्या कहलाती है पता है, इसी को शीर्ष लंब कहते हैं, इसी को हम एल्टीट्यूड कहते हैं। कह रहा जो इनका मिड पॉइंट है, जो इनका मिलान बिंदु है, दिस पॉइंट इज व्हाट, टेल मी अबाउट दिस। ये क्या कहलाएगा, मुझे कौन बताएगा, ये क्या कहलाएगा, इन त्रिभुज का क्या होता है, इसको आपको समझने की जरूरत है। तीनों शीर्ष लंबों का संगामी बिंदु क्या कहलाता है, यह जो है आपका अंग्रेजी में आर्थो सेंटर कहलाता है, लंब केंद्र या वर्टिकल सेंटर कहलाता है। अगर हम इसको कहेंगे तो हम इसको लंब केंद्र कहते हैं। क्या कहेंगे, लंब केंद्र कहते हैं। यहीं पर एक सवाल और आपसे पूछ सकता था, ए विकल्प इसका राइट सोल्यूशन होगा। अंतर केंद्र, बहिर्केंद्र, केंद्र के सब नहीं होता है, लंब केंद्र कहलाता है। एक चीज यहीं पर और होता है, वो भी समझ लीजिएगा। अगर यहीं पर तीनों माध्यिकाओं का संगामी बिंदु पूछा होता, तो माध्यिका क्या होती पता है, ये त्रिभुज है, प्रत्येक शीर्ष बिंदु एबीसी के प्रत्येक शीर्ष बिंदु से विपरीत भुजा को दो बराबर भागों में बांटने वाली रेखा माध्यिका कहलाती है। दो बराबर भागों में बांटने वाली रेखा माध्यिका कहलाती है। अगर इनका हमारे पास सेंटर पॉइंट है तो दिस पॉइंट विल कॉल द सेंट्रॉइड, इसे हम लोग सेंट्रॉइड कहते हैं। सेंट्रॉइड मतलब क्या कहते हैं बताइए, केंद्रक कहते हैं। अगर कभी इस तरह से पूछता कि किसी त्रिभुज के तीनों माध्यिकाओं का मिलान बिंदु संगामी बिंदु क्या है, तो आप उसको केंद्रक कह सकते हैं, सेंट्रॉइड कह सकते हैं। दैट विल बी सेंट्रॉइड, अर्थात केंद्रक कहलाता है। तो इस तरह से आपको इसको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। करेक्ट है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन होता है। त्रिभुज के भुजाओं के लंब अर्धकों का प्रतिच्छेद, ये बहुत शानदार सवाल, ये कंफ्यूज कर देगा। केंद्र, अंतः केंद्र, लंब केंद्र, परिकेंद्र। मैं एक आपको थीम बताता हूं, सुनिए। आपने कभी ऐसे रीड किया है, एक त्रिभुज सोचा हो, ठीक है, मेरी बात सुनना ध्यान से, जहां कहीं भी हो बहुत कंसंट्रेट होकर सुनते चलिएगा। अगर ये त्रिभुज है,
ठीक है। त्रिभुज के आपने कभी ना कभी पक्का देखा होगा, मैं एकदम गारंटी ले रहा हूं आप लोगों की, अंदर ऐसे वृत्त देखा है कि नहीं? यस देखा होगा। इस वृत्त को क्या कहते हैं, कौन बताएगा हमें? इस वृत्त को हम कहते हैं इन सेंटर। क्या कहते हैं? इन सेंटर। इन सेंटर, इसे हिंदी में कहते हैं अंतःवृत्त। अंतःवृत्त एक तरह से और देखा होगा, पक्का देखा होगा, ये भी मैं बता रहा हूं। ऐसे देखा है कि नहीं? इसे कहते हैं हम लोग, इस वाले को सरकम सेंटर। सरकम सेंटर का मतलब होता है परिकेंद्र। क्या के परिवृत्त, सॉरी नॉट केंद्र, परिवृत्त। दो तरह के वृत्त बनते हैं, एक त्रिभुज के अंदर बनता है जो त्रिभुज की प्रत्येक भुजाओं को टच करता है, और एक त्रिभुज के बाहर बनता है जो प्रत्येक शीर्ष बिंदुओं को टच करता है। सो दैट बोथ सर्कल विल कॉल द इन सेंटर अंतःवृत्त एंड सरकम सेंटर परिवृत्त, इस तरह से कहलाता है। बनाया कैसे जाता है इसको ही सुनिएगा। सबसे मुख्य बनाना, मैं बनाना आपको सिखाता हूं कैसे बनाया जाता है। जैसे अगर हम एक त्रिभुज ले लें, अगर हम एक त्रिभुज ले लें, ऐसे ले लिया हमने, त्रिभुज का नाम एबीसी है, समझ रहे हैं? त्रिभुज का नाम क्या है? एबीसी है। अब सुनिएगा क्या होगा। हम त्रिभुज के प्रत्येक भुजाओं का लंबार्धक बनाएं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। आपने कभी स्कूल में याद करी, ज्योमेट्री पढ़ते समय एक रेखा ऐसे लिया होगा, हमसे कहा गया होगा कि इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्रिएट करो, लंबार्धक कहलाता है। तो हम लोग रूलर कंपास यूज करते थे, ऐसे सेंटर लेते थे, यहां मारते थे कट, यहां मारते थे कट, यहां मारते थे कट, यहां मारते थे कट, मिला देते थे। इसी को कहते थे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। आप किसी भी दो भुजा का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाओ, यहां से कट मारो, यहां से कट मारो, कट मारो, कट मारो, मिला दो, ये होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इस रेखा को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, समकोण बनाने वाली रेखा है। ऐसे अगर आप इसको ले लो, ऐसे कट होगा, ऐसे कट होगा, कट कहां से हुआ होगा? यहां से, यहां से, यहां से, इसको मिला दें, ये आपके पास एक सेंटर बनेगा। हालांकि तीसरा भी सोचना चाहिए आपको, इसका और इसका, इसी तरह से इसका भी बनेगा, तो ऐसे बनेगा। ठीक है, चलिए अब आपने देखा कि हमारे पास हमने सारी भुजाओं या दो ही भुजा से काम चल जाता है के लंबार्धकों को मिलाने से एक केंद्र प्राप्त किया। टेक दिस सेंटर एंड टेक दिस रेडियस, टेक दिस रेडियस, टेक दिस रेडियस, और एक सर्कल का कर दो निर्माण। जिस सर्कल का निर्माण होगा वह सर्कल आपकी परिवृत्त कहलाई। कैसे बनी परिवृत्त, कोई बताए? कोई सर्कल की परिवृत्त त्रिभुज की प्रत्येक भुजाओं के त्रिभुज के प्रत्येक भुजाओं के लंबार्धकों को परस्पर मिलाने से जो केंद्र बिंदु होता है, उस केंद्र बिंदु को सेंटर मानकर, शीर्ष बिंदु को रेडियस मानकर के बनाई गए त्रिभुज को, बनाए गए वृत्त को हम परिवृत्त कहते हैं। इस समय जो सेंटर होता है इसे हम परिकेंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? परिकेंद्र कहते हैं, इसे हम परिकेंद्र कहेंगे। तो जब कभी हमारा परिवृत्त बनेगा तो परिकेंद्र जनरेट होगा, उसका केंद्र परिकेंद्र कहलाएगा। उसी तरह से एक और हमारे पास कंडीशन होती है, क्या? अगर ये आपका त्रिभुज है, ये त्रिभुज है, त्रिभुज के तीन कोण हैं, एक ए है, दूसरा बी है, तीसरा सी है। कोणों का बाइसेक्टर करिए, ऐसे लिया, कट मारा, यहां कट मारा, यहां कट मारा, मिला दिया। इसी प्रकार से इसको लीजिए, कट मारिए, यहां कट मारी, यहां कट मारी, मिला दीजिए। ठीक है, अब यहां पर भी इंटरसेक्शन हुआ है, इससे हम इसको आर्क लेकर के इस सर्कल का निर्माण करेंगे, तो यह हमारा सर्कल अंतःवृत्त कहलाएगा, अर्थात इन सर्कल कहलाएगा। और इन सर्कल से क्या होगा, यहां पर ये जो सेंटर जनरेट होगा वो आपका क्या कहलाएगा पता है? अंतः केंद्र कहलाएगा, अंतः केंद्र कहलाएगा। आप सुनिए, दो प्रकार के हमारे सर्कल बनते हैं, एक हमारा परिवृत्त सरकम सर्कल बनता है, और सरकम सर्कल कैसे बनता है? प्रत्येक भुजाओं के लंबार्धकों को मिलाने से बने केंद्र का उपयोग करके जिस सर्कल का निर्माण होता है परिवृत्त कहलाता है, और वह बिंदु जो मिलने पर बना हुआ है वह परिकेंद्र कहलाता है। प्रत्येक कोणों के लंबार्धकों, कोण का बाइसेक्टर एंगल बाइसेक्टर कहलाता है, को केंद्र मानकर अंदर बनाए गए वृत्त को, जो कि सतह को स्पर्श करता है, वह अंतःवृत्त जनरेट करता है, और उसके सेंटर संगामी बिंदु को अंतः केंद्र कहते हैं। बिल्कुल पढ़ा होगा। अब यही चीज हमको यहां सवाल में मिल गया। क्या मिल गया? त्रिभुज की भुजाओं के लंबार्धकों का प्रतिच्छेद बिंदु। त्रिभुज की भुजाओं के, कोई भी त्रिभुज ऐसे बना होगा, अब ओरल बता सकते हो आप लोग, भुजाओं के लंबार्धकों मारा कट, देखो एक कट मारा, एक कट मारा, एक कट मारा, दिस इज
सेम उसी तरह से इधर कट मारा, इधर कट मारा, इधर कट मारा, ए बना। यहां पर यह पॉइंट है, सो हम लोग क्या कर देंगे, ऐसे एक सर्कल का निर्माण करेंगे और दिस सेंटर विल कॉल द, क्या बताइए, इसे हम लोग परिकेंद्र कहेंगे। परिकेंद्र भी मैंने आपको समझाया, यह परिकेंद्र कहलाता है। परिकेंद्र को ऐसे नहीं, इसको आप अंग्रेजी में याद रखिएगा, इसे हम लोग सरकम सेंटर कहते हैं, सरकम सेंटर कहते हैं, अर्थात परिकेंद्र कहते हैं। डी ऑप्शन विल बी द राइट सोल्यूशन, इसके लिए सही उत्तर हो जाएगा। मुझे लगता है कि आपका कंफर्म हो जाएगा, इस तरह से आप समझ पा रहे होंगे जी, समझ रहे ना, गुड। नेक्स्ट देखिएगा, आगे बढ़ता हूं ना। देखिए एक सवाल आपके सामने आया था, एक बार सभी लोग पहले वॉइस को लेकर क्लियर कर दें, फिर हम आपको समझाते हैं। और ये बहुत ही अच्छा डिस्कशन का क्वेश्चन है, इसलिए इसको स्किप नहीं करा सकता, इसको बढ़िया से पढ़ना पड़ेगा आपको, तभी अच्छे से कनेक्ट कर पाएगा। सभी लोग प्लीज ध्यान से देखिए और कंफर्म करिए मुझे अबाउट वॉइस, आवाज को लेकर के। आ गई है? तो सवाल यही था, और इस सवाल में क्या कंडीशन थी, इसके बिहाफ पर पहले आपको कुछ अंडरस्टैंडिंग बनानी होगी। सबसे पहले हमारे पास अगर कह दे कि एक त्रिभुज है, त्रिभुज देखिए मेरे पास एक है, त्रिभुज की भुजाएं और कोण सब असमान हैं। असमान का मतलब अलग अलग हैं, समझ रहे हैं, अलग अलग हैं, कोई छोटा कोई बड़ा, इस प्रकार से हमारे पास दिया गया है। पूरी बातों को ध्यान से सुनिएगा, क्या है सवाल इसमें। देखिए अगर हमने आपसे कहा कोई भी त्रिभुज होगा, उसकी अगर भुजाएं और कोण असमान है तो निश्चित तौर पर एक बड़ा होगा, दूसरा छोटा होगा। अगर मैंने कहा आपसे कि कोण बी कोण सी से बड़ा है, मतलब ये जो एंगल है आपका, यह कोण सी से बड़ा है, कोण सी से बड़ा है, तो कोण बी के सामने की भुजा, मतलब बड़े कोण के सामने की भुजा छोटे कोण के सामने की भुजा से बड़ी होगी। मतलब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, जिसमें आपको बताया जाता है कि अगर कोई त्रिभुज है, ध्यान सुनिएगा, कोई त्रिभुज है, अगर उसके कोण असमान है, मतलब डिफरेंट है, तो बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी और छोटे कोण के सामने की भुजा छोटी होती है। समझ रहे हैं? इस पर हम लोग जो है आरोही अवरोही भी निर्धारित कर सकते हैं, फिर उल्टा भी सोच सकते हैं कि बड़ा, अगर हम भुजाएं कंपेयर कर रहे हैं, दो भुजाएं कंपेयर कर रहे हैं, भुजा कोई बड़ी है दूसरी छोटी है, तो बड़े भुजा के सामने का कोण बड़ा और छोटी भुजा के सामने का कोण छोटा होता है। यही थॉट हमें लेकर चलना है, इसी सिद्धांत पर सवाल को हल करना है। सवाल क्या कहता है, पढ़िएगा। किसी त्रिभुज में बड़ी भुजा के सामने का कोण छोटा होता है, तो ये तो पूरी तरह से गलत हो गया, क्योंकि बड़ी भुजा के सामने का कोण क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए था। छोटी भुजा के सामने का कोण छोटा होता है, तो गलत हो गया पहला स्टेटमेंट। किसी रेखा और उस रेखा पर स्थित एक बिंदु के बीच की दूरी शून्य होती है, ये डिस्कशन का बिंदु हो गया। जैसे हमारे पास एक लाइन है, और लाइन तो लाइन ही है, ठीक है, और लाइन पर ही एक बिंदु है, क्योंकि यह बिंदु इस रेखा पर स्थित है, इसलिए इस रेखा से इस बिंदु की दूरी 0 होगी। अगर यह बिंदु कहीं और होता तो इस रेखा से अपनी एक सर्टेन दूरी होती, और वह दूरी वह होती जो समकोण बनाती। यह स्टेटमेंट आपका ट्रू हो जाएगा। किसी रेखा और उस रेखा पर स्थित एक बिंदु के बीच की दूरी, अगर हम इस लाइन पर ही हैं तो इस लाइन को तो टच ही किया हमने ना, तो इससे हमारी दूरी शून्य हो जाएगी। अगर हम कहीं और होते, लाइन को टच ना किए होते, तो हमारी इसके साथ एक दूरी होती और काउंटेबल होती। यहां पर ये बी विकल्प आपका सही होगा। तीसरा देखिए हमसे क्या कहता है, किसी त्रिभुज की माध्यिकाओं का संगामी बिंदु प्रत्येक माध्यिकाओं को 1:1 के अनुपात में विभाजित करता है, पूरी तरह से गलत है। मैं आपको बताऊं इसका सिस्टम क्या है। ऐसे अगर हमारे पास कोई त्रिभुज है, त्रिभुज का नाम एबीसी है, और त्रिभुज में माध्यिकाएं हैं, माध्यिकाएं मतलब विपरीत भुजा को 2 बराबर भागों में बांटने वाली रेखाएं, ये माध्यिका कहलाती हैं। ठीक है, जैसे आप माध्यिका देखिए ऐसे कंसीडर कर लेंगे आप लोग, तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आएगा कि अगर हमने देखा कि एडी थी, इसने आके बीसी को 2 बराबर भागों में बांटा, जो बीई है उसने जाके इसको 2 बराबर अर्थात एसी को 2 बराबर भागों में बांटा, ऐसे सीएफ जो था उसने एबी को 2 बराबर भागों में बांटा, तो इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट हुआ। वह इंटरसेक्टिंग पॉइंट अगर मान लीजिए जी है, तो मैं आपको बता दूं एजी और जीडी का जो रेशियो होगा 2:1 होगा। सेम इसी प्रकार से बीजी और जीई का रेशियो भी 2:1 होगा। ऐसे सीजी और जीएफ का रेशियो भी 2:1 होगा। यह 2:1 होना चाहिए था, तो यह भी आपका क्या है, गलत है। त्रिभुज के लंबार्धक लंबाई में समान होते हैं, त्रिभुज के लंबार्धक, अब लंबार्धक लंबाई तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल क्या होगा भैया, ट्रायंगल की भुजा पर कि कोण पर, ये क्लियरिटी नहीं है। यहां पर बी ऑप्शन ही राइट सोल्यूशन इस क्वेश्चन का बनेगा, और आशा करता हूं सबको समझ में अच्छे से आ भी गया होगा। फिर भी अगर डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट पर आइए। चलिए, एक हमारे पास आकृति दी गई है, बहुत ही शानदार सवाल है, सिमिलरिटी से रिलेट करने वाला। नीचे दी गई आकृति में त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु समझते हैं ना, जिसमें समान भुजाएं होती हैं। साफ साफ दिख रहा भी है, 16 ए है ना, और ये भी 16 है, कितना बढ़िया से लिखा हुआ है। किसी दी गई आकृति में त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। बिंदु डी तथा ई क्रमशः ए बी और ए सी के मध्य बिंदु हैं। ये मध्य बिंदु हैं। मध्य बिंदु के बारे में एक बात बता दूं आपको, ऐसे अगर कभी कोई त्रिभुज हो, बहुत ध्यान से भैया मेरी बात सुनते चलना आप लोग, बहुत हम इंपॉर्टेंट बातें करते हैं, इधर उधर की नहीं, ठीक है, आपको भरोसा होना चाहिए मुझ पर। अगर कभी भी कोई, जैसे बराबर है अलग बात है, बराबर ना भी हो तो भी की बात कर रहा हूं, अगर ये दोनों इनके मध्य बिंदु हैं, तो मध्य बिंदु का एक सिद्धांत मैं बता देता हूं, डिटेल से बाद में बता दूंगा। डीई, डीई क्या है पता है? डी क्या है? ए बी का मध्य बिंदु। अगर ए बी 10 है तो यहां 5 पे रुका है, अगर ये 12 है तो 6 पे रुका है। फिलहाल इसने दोनों बराबर बराबर दिया है, तो डीई जो होगा वो हाफ हाफ बीसी होगा, मतलब बीसी अर्थात थर्ड भुजा का आधा होगा। और सबसे बड़ी बात, डीई इज पैरेलल टू बीसी होगा। ये दो बातें कंफर्म है। एक चीज ध्यान से देखिए, अगर डीई मध्य बिंदु को मिलाने से बना है तो दिस विल बी 8, दिस विल बी 8, दिस विल। अच्छा, इसके अलावा देखो, एक तो चलो ठीक है, उसकी बात तो अलग है जो अभी हम कर रहे हैं। हमसे रिक्वायरमेंट क्या, तो एडीई का परिमाप पूछा है। इट्स वेरी इजी क्वेश्चन। एडीई का परिमाप, देखो इसमें कुछ करना है ही नहीं अगर देखा जाए तो। भैया अगर ये 16 है और ये समबाहु त्रिभुज है और एडी डी और ई मध्य बिंदु है, सो इट विल बी 8, इट विल बी 8। और तीसरी बात मैंने जो बताया कि डीई विल बी हाफ हाफ बीसी, इसका आधा होगा तो इट विल बी 5। तो अगर परिमाप किसी त्रिभुज का निकालना है तो उसकी सभी भुजाओं का जोड़ना होता है। इसका परिमाप क्या हो जाएगा? सभी भुजाओं को जोड़ दीजिए, जोड़िए, कितना हो गया? 8 + 8, 8 + 8 + 5, 8 8 5, 8 8 16, 16 5 21, 21 सेंटीमीटर यहां पर इसका पेरीमीटर होगा, जो कि आपको डी ऑप्शन में दिया है। डी ऑप्शन 9वें क्वेश्चन का राइट सोल्यूशन होगा। सभी लोग इसको ध्यान से देखें और अप्लाई करें। ठीक, नेक्स्ट देखिएगा। नीचे दी गई आकृति में Pn बराबर 2 है। Pn कहां पर है? दिस वन, दिस इज Pn ना, ये 2 दिया है। NQ 3 दिया है। NQ कहां? A है, दिस इज 3, ये 3 दिया है। PM 5 दिया है, दिस इज 5, ये PM जो आपका यहां से यहां तक है, दैट इज 5। MN इज पैरेलल, दिस इज पैरेलल, दिस इज पैरेलल टू QR, ये इसके पैरेलल है, करेक्ट है। तो हमसे क्या कह रहा है कि MR का मान बता दो कितना होगा? दिस वन, आई हैव टू फाइंड दिस वन, MR, ये हमको फाइंड करना है, करेक्ट है। कैसे फाइंड कर पाएंगे? आइए ट्राई करते हैं, समझने की कोशिश करिएगा सभी लोग। हम सबसे पहले बता दें आपको कि यहां समकोण है तो ये भी समकोण है ना। ये जो त्रिभुज आपको छोटा वाला दिख रहा है, त्रिभुज PNM, ए, दिस वन विल बी सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। ये जो बड़े वाले त्रिभुज के साथ क्या है? समरूप है, सिमिलर है। अगर ऐसा है, अगर दो त्रिभुज सिमिलर समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजा, पहली चीज तो सभी कोण समान होते हैं, लेकिन हमने कैसे सोच लिया सिमिलर है? हम ऐसे कैसे लिख सकते हैं? सुनिए क्यों लिख सकता हूं। किसी त्रिभुज की अगर दो कोण समान हो जाए तो त्रिभुज समरूप हो जाते हैं। दो कोण, तीसरा ऑटोमेटिकली हो जाए, अगर दो को बराबर कर तीसरा ऑटोमेटिकली हो जाए। ये जो कोण P है, ये छोटे में भी खड़ा है और बड़े में भी है। यहां 90 है तो यहां भी तो 90 है, करेक्ट है। और अगर दो कोण बराबर हो गए तो इसी को देखकर मैंने लिख दिया था दोनों आपस में समरूप हैं। अगर दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। हमसे जो पूछा उसके बिहाफ पर चलिए। आपको जो दिया है, हमें इस ना MN और QR से मतलब नहीं है, हमें मतलब है इस 90 के विपरीत भुजा PM से बटा इसके 90 की विपरीत भुजा PR से। हमें, क्योंकि यह कोण इस कोण के बराबर होगा, थर्ड एंगल है, ठीक है। इसके विपरीत मुझे 2 दिख रहा है और इसके पूरे के विपरीत हमें 5 दिख रहा है। दिखा? यस, समझ रहे हैं आप। चाहते तो सेपरेटेड भी जा सकते थे, गलत तो भी नहीं होता, लेकिन सही लॉजिकली है जो मैं लिख रहा हूं। 2 बटा क्या लिख सकता हूं? 5 प्लस इसको x मान लें तो 5 + x कर दिया, बराबर 2 बटा आप 5 कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात नहीं, ये कितना है हमारे पास? 1 सेकेंड। हमने क्या लिखा है थोड़ा इसको समझ लीजिएगा। हम पहले इसको प्रेजेंट कर ले। हमने लिखा था इसके सामने PM था, इसके सामने PR था, इसके सामने PN है और इसके सामने पूरा हमारा PQ पड़ा है।
ना, ऐसे लिखना चाहिए तो समझ में आएगा। पीएम हमारा 5 है, पीआर हमारा 5 + x है, और पीएन हमारा 2 है, और पीक्यू हमारा 5 है। 5 × 5 = 25 होगा, बराबर 2 × 5 = 10 प्लस 5x कर दीजिए, 2x कर दीजिए, 2x कर दीजिए। इससे घटेगा तो 15 होगा, 15 बराबर 2x होगा, तो x बराबर 7.5 होगा। 7.5 ही हमसे इससे पूछा था, यही हमारी वैल्यू होगी। 7.5 आपको देखिए फर्स्ट ऑप्शन में दिख रहा है। आप अगर इतना तामझाम ना भी करते, डायरेक्ट लिख देते 2/3, 5 समथिंग, तो सेम रिलेशन जनरेट हो जाता, और उसी के बिहाफ पर आपको आंसर पहला ऑप्शन 7.5 जनरेट मिल भी जाता, करेक्ट आंसर हो जाता। 10वां 11वें पर आइए। ये मुझे लगता है कराने की जरूरत नहीं है, आप सभी को कर लेना चाहिए। मैंने इसको पढ़ा दिया है, इससे पहले बता दिया है, तो दिस इज होमवर्क फॉर यू। प्लीज ट्राई करें, मुझे बताएं। इसको कराता हूं। त्रिभुज एबीसी में एक बहिष्कोण है, त्रिभुज एबीसी है मेरे पास, एक बहिष्कोण है, 150 डिग्री बना रहा है, और उसके अंतःभिमुख जो अपोजिट इंटीरियर एंगल्स हैं उनका रेशियो 2:3 दिया है, 2:3 दिया है। तो अंतःभिमुख कोण मतलब इन्हीं कोणों की वैल्यू पूछ रहा है। मैंने स्टार्टिंग में आज बताया था कि कोई भी त्रिभुज का जो बहिष्कोण होता है अपने विपरीत अंतःकोणों के जोड़ के बराबर होता है। मतलब इस 150 को 2:3 में डिवाइड कर दो, अनुपाती पदों का जोड़ करे 5 होगा, 5 बराबर 150 होगा, 1 बराबर 30 होगा, 2 बराबर 60 होगा, और 3 बराबर 90 होगा। तो 90 और 60 बनेगा, या 60 और 90 जो आपको समझ में आए मर्जी लिख डालिए। डी ऑप्शन करेक्ट है, ये राइट सोल्यूशन होगा। चाहते तो वैसे भी बता लेते हम लोग, जोड़ होना चाहिए 150, अनुपात 2:3 का है, तो किसमें 2:3 का है, जिसमें होगा वही विकल्प है। वैसे भी जा सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। इसको कर लेना भाई आप लोग, ठीक है, ये होमवर्क है, प्लीज सभी लोग कर लीजिएगा। आप सभी लोग मुझे बता भी दीजिएगा, अच्छा रहेगा मेरे लिए भी और अपने लिए भी। भाई जोड़ हम ओरल कहिए बता दें। बहिष्कोण का मान 120 है, एक जो अंतःभिमुख है अपोजिट इंटीरियर उसमें एक 40 है, तो दूसरा 80 होगा। ओरल अब क्या फायदा इसको हमको करें, ठीक है, कुछ अच्छा हो तो करें। आप कर लेना प्लीज, इसको भी मैं छोड़ देता हूं, इसको मैं करवा देता हूं। देखिए दो त्रिभुज है, दोनों समरूप है, एक का नाम एबीसी है, एक का नाम एबीसी है, करेक्ट है, ये लिख देता हूं, और एक का नाम डीईएफ है, एक का नाम डी, करस्पॉन्डिंग लिखिएगा तो ही सेट होता है। डीईएफ जिसके साथ जा रहा है उसी तरह से जाइए। समरूप है तो सिमिलर है, देखिए सिमिलरिटी का साइन। दो त्रिभुज अगर समरूप होते हैं तो उनके संगत कोण समान होते हैं। संगत कोण का मतलब कोण ए बराबर होगा कोण डी के, ठीक है, जैसे लिखा उसी फ्लो में। कोण बी बराबर होगा कोण ई के, एंड द कोण सी इज इक्वल टू व्हाट, कोण एफ हो जाएगा, ठीक है। अब कह रहा कोण ए मेरा 47 डिग्री है, 47 डिग्री है। कोण ई मेरा 63 है, 63 है। कोण सी हमसे पूछ रहा है किसके बराबर है। अगर हमारे दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो सभी संगत कोण भी तो बराबर होते हैं। अगर ये हमारा 63 है तो क्या है 63 नहीं होगा, बिल्कुल होगा। ये दोनों जुड़ेंगे 180 से घटेंगे तो कितना आएगा, 60 40 100, 110 हो रहा है, तो 70 डिग्री आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। 70 डिग्री बी ऑप्शन राइट सोल्यूशन होगा। आप सभी लोग त्रिभुज के नियम से जा सकते हैं और आराम से इस सवालों को हल कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता किसी को कोई दिक्कत होनी चाहिए। आइए इस सवाल को देखिए, अगर समझ में आ गया तो सब। दी गई आकृति में पीएस एस क्यू के बराबर है। कहां है पीएस, यस पीएस इज दिस इज पीएस, एंड एस क्यू कहां है भैया, ये बना दे रहता है यार, हाँ ठीक है बन गया। पीएस इज इक्वल टू एस क्यू है, मतलब दिस वन पीएस एंड दिस इज एस क्यू, करेक्ट है। एस आर इज इक्वल टू ऑल्सो एस क्यू, व्हाट इज एस आर ये है, ये भी एस क्यू के इक्वल है। और कुछ एंगल्स दिए हैं एस पी क्यू, यहां पर आइसोसेलेस का कॉन्सेप्ट लगेगा, दिमाग में सेट कर लीजिएगा। यस पी क्यू 54 डिग्री, यस दिया हम लोग को 54 डिग्री। कोण एक्स का मान हमसे पूछ रहा है दिस वन, वी हैव टू आस्क अबाउट या वी हैव टू फाइंड दिस वन, ये हमें एक्स पता करना है। आइए फटाफट निकालते हैं कौन सा ऐसा है। अगर हमारा त्रिभुज समद्विबाहु है और इनकी ये भुजाएं समान है तो विपरीत कोण भी क्या होंगे, समान। अगर ये 54 है तो ये भी 54 होगा, ये 54 है तो ये भी 54 होगा, करेक्ट है, यस। इसके अलावा आगे देखिएगा, अब हमसे क्या पूछा है, एक्स का मान पूछा है, सिंपल बात है, कोई ऐसी प्रॉब्लम की बात नहीं है। दूसरी चीज 54 ये दोनों क्या है, अंतःभिमुख कोण है, तो यह कोण क्या होगा, इन्हीं का जोड़ होगा, 108 होगा। बहिष कोण का कॉन्सेप्ट लग रहा है कि नहीं इस त्रिभुज के हिसाब से, ये बहिष कोण बड़ा है 108, नहीं समझ में आता, इनको जोड़ो 180 से घटाओ, ये आया
लीनियर पेयर के अकॉर्डिंग जाए 180 आया। अब ये हमारा समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज ऐसे ही है, अगर यहां जो भी कोण होगा ये दोनों लोग क्या होंगे, ये दोनों लोग इक्वल होंगे, इन तीनों का जोड़ 180 होगा। मतलब पहली चीज जो भी यहां होगा 180 से घटाने से इनका जोड़ आएगा। इन दोनों का जोड़ जो होगा, जो x है ते भी x होगा, ये दोनों जुड़ करके 72 डिग्री होंगे। बोलिए क्यों होंगे? क्योंकि 180 से अगर हम 108 घटाते हैं तो 72 आता है, तो 2x अगर 72 है तो x बराबर कितना होगा? 36 डिग्री होगा, जो आपको डी विकल्प में राइट सोल्यूशन पर मिल रहा है। डी ऑप्शन लगा सकते हैं, 36 डिग्री करेक्ट आंसर होगा। 72 नहीं होगा, 36 डिग्री करेक्ट आंसर लगाइए। ठीक है, चलिए। त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी डी तक बढ़ाई गई। अब देखो, एक त्रिभुज एबीसी अपने पास है, यस, त्रिभुज एबीसी है अपने पास। अब इसकी भुजा को, ठीक है, ये भुजा हमारे पास जो एबीसी है उसकी भुजा बीसी को डी तक बढ़ाया गया। यदि एसीडी बराबर 108 डिग्री, वो बहिष कोण का कॉन्सेप्ट आ रहा है। कोण बी और ए का रिलेशन दिया है, एंगल बी इज इक्वल टू हाफ हाफ ए। दैट मीन्स बी और ए का जो रेशियो बनेगा 1:2 बनेगा। मतलब अगर यह 1 है तो यह 2 है, 2 और 1 का अनुपात है, 2:1 का अनुपात। और आपको पता है कि बहिष कोण इन्हीं दोनों के जोड़ के बराबर है। a प्लस बी विल इक्वल टू 108। और इन्हीं का हमें रिलेशंस दिया है, यह भाग अगर 2 है तो यह भाग 1 है, तो दोनों का अनुपात है। अनुपाती पदों को जोड़ दो, 3 है, 3 बराबर अगर 108 है तो 1 बराबर 36 होगा। हमसे b नहीं a पूछा था, a डबल होगा इसका, a बराबर 72 डिग्री हो जाएगा। 72 डिग्री आपको बी विकल्प राइट सोल्यूशन लगाना पड़ेगा इस क्वेश्चन के लिए, करेक्ट आंसर बन जाएगा। आ रही बातें समझ में? यस। इसको देखिएगा, दिए गए त्रिभुज में PQ बराबर SQ है। PQ बराबर क्या है? SQ है। वेयर इज PQ? दिस इज PQ। यस, SQ कहां है? दिस वन, इसके बराबर है। यहां भी आइसोसेलेस का कॉन्सेप्ट चल रहा है। साथ साथ QR बराबर RS है। QR कहां पे है? यह। RS कहां है? यह। ठीक है। यस RQ बराबर 100 डिग्री। यस RQ बराबर क्या है बताएं? 100 डिग्री। ये 100 है, 100 डिग्री है। तो QPS का मान बताएं क्या होगा? QPS दिस वन, ये कोण हमको बताना है, इसका मान क्या होगा? मुझे एक बात बताइए, अगर ये 100 है, इन दोनों को 40-40 होना चाहिए कि नहीं? आप तैयार हैं इस बात को समझने के लिए? क्यों बताइए? त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का जोड़ 180 होता है, और अगर ये 100 है तो 100 के विपरीत दोनों पहली बात तो इक्वल होंगे, दूसरा तीनों का जोड़ 180 होगा। क्यों इक्वल होंगे? क्योंकि आइसोसेलेस है। इतनी बातें तो समझ में आ रही होगी आपको। दूसरी बात ये समझिए, अगर देखा जाए तो बहिष कोण है, बोलिए है ना? यस 40, और ये दोनों इसके विपरीत अंतः कोण है, तो जितना ए होगा उतना ही ये भी तो होगा। क्यों ऐसा? क्योंकि ए इसके बराबर है, आइसोसेलेस का कॉन्सेप्ट है। तो 2x इज इक्वल टू 40 हो जाएगा, मतलब x बराबर 20 हो जाएगा, 20 डिग्री हो जाएगा राइट सोल्यूशन। और अगर ऐसे नहीं समझ में आता, ये 40 है तो यह 140 होगा, इन दोनों का जोड़ तब 40 तो आएगा, तो निर्धारित हो सकता है, तो 20 डिग्री करेक्ट आंसर बनेगा। यस। दो समबाहु त्रिभुजों की माध्यिका रेखाओं का अनुपात 3:2 है। अगर दो समबाहु त्रिभुज हैं, समबाहु का मतलब दोनों की भुजाएं बराबर हैं, दोनों की भुजाएं बराबर हैं, ठीक है। अगर इनकी माध्यिका रेखाओं का अनुपात, अगर इनकी माध्यिका रेखाओं का अनुपात 3:2 है, तो इनकी भुजाओं में भी सेम अनुपात होगा 3 और 2 का। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर इनकी माध्यिका रेखाओं का अनुपात 3:2 है, तो इनकी भुजाओं में भी 3:2 का अनुपात होगा। 19वें का राइट सोल्यूशन ये आपके सामने है, एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर सेशन। ये अंतिम सवाल होगा इस सेशन का। प्लीज फटाफट करके दिखाएं। दिए गए चित्र में 2x माइनस, ये सवाल पूछा गया, एग्जाम का सवाल है, 2x माइनस वाई की वैल्यू बतानी। दैट मीन्स हमें x पता हो और y पता हो तो बिल्कुल कर डालेंगे भाई। अगर x y पता हो तो सब्स्टिट्यूट कर दो, क्या जाता है। लेकिन इन दोनों को पता करने के लिए हमें यहां पर दो त्रिभुज लेने पड़ेंगे। एक त्रिभुज आपका ए है, एक त्रिभुज आपका ए है, करेक्ट है? ठीक, यस। ये 90 डिग्री है, ये आपका 45 डिग्री है, हाँ ये 45 डिग्री है, और ये आपका पूरा का पूरा, आप खुद सोच करके बताइए कितना होगा। ये दोनों भी तो 45 होगा। क्यों होगा बताइए? अगर हम इस लाल वाले फिगर की तरफ चलते हैं, सो वी हैव टू गिवन दिस इज 90, दिस इज 45, दिस इज 45 ना,
तो ये भी तो दोनों जोड़कर 45 होना चाहिए, क्योंकि इन दोनों का जोड़ भी तो 90 हो, और इसमें इतना हिस्सा 30 है। अगर x प्लस 30 आपका 45 है तो x बराबर कितना होगा, 15 डिग्री होगा। x बराबर 15 होगा तो x का मान आप लिखे 15 है। ठीक है, आ जाइए इधर थोड़ा सा इस फिगर में, इस फिगर में। ठीक है, ये फिगर है, आइए देखिए क्या होता है। यहां पर भी 90 है, ये दोनों, ये आपका 30 है, ये 30 है। 90 30 120 तो मिलकर 60 होना चाहिए। 60 बराबर y प्लस 45 हो तो y का मान भी तो 15 ही होगा। x का मान 15, y का मान 15 पुट करें तो 2 गुणे 15 मतलब 30 माइनस 15 डिग्री इसका करेक्ट आंसर आएगा। और ये हम लोग बी विकल्प में करेक्ट आंसर देख रहे हैं, राइट सोल्यूशन आपके सामने। ठीक है, ये आपका हल है। आप सभी लोग इसको नोट करें, हल करें, कंफर्म करें, और अगर कोई डाउट हो तो प्लीज बताएं। आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। मिलता हूं फिर से नेक्स्ट क्लास में। जो सवाल आपको होमवर्क में दिए गए जरूर ट्राई करिएगा और मुझे अपडेट करिएगा। कैसा लगा सेशन कमेंट करिएगा। बाकी मुलाकात अगली क्लास में होगी। थैंक यू सो मच, सभी को धन्यवाद।